गुड मॉर्निंग, वेलकम टू दृष्टिकोण आईएएस। कैसे हैं आप सब? तो हर रोज की तरह आज भी हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उन सबको देखेंगे और जितने भी सोर्सेज हैं जैसे द हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस है, पीआईबी है, ऑल इंडिया रेडियो है, सबसे जो इंपॉर्टेंट न्यूज है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उन सब पे चर्चा करेंगे और लास्ट में जो है इस पे जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो सकते हैं उन सबको देखेंगे किस तरह से बनते हैं वो। तो आइए हम लोग सेशन को शुरू करते हैं। आज का जो पहला न्यूज है वो है पीएम युवा योजना। ठीक है, पीएम युवा योजना ये जो इस बार का जो युवा योजना था वो 3.0 था, यानी कि ये तीसरा वर्जन था। अब पीएम युवा योजना है क्या, किस लिए बनाया गया है? तो मेनली ये शुरू किया गया था ताकि जो बुक कल्चर है इंडिया में, जो बुक कल्चर है उसमें बढ़ोतरी हो, उसको बढ़ावा मिले। क्योंकि जो भी नई टेक्नोलॉजी है, डिजिटल चीज़ें जो आ गई हैं जैसे मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है, टैब है, इन सब के आने से कहीं ना कहीं जो है बुक कल्चर बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है। अब लोग बुक नहीं पढ़ना चाहते हैं, उसी का पीडीएफ डाउनलोड कर लिए और पीडीएफ ही पढ़ लिए। तो बुक कल्चर को बढ़ावा देने के लिए और साथ में जो यंगस्टर्स हैं यानी कि जिनकी उम्र 30 वर्ष है, 30 वर्ष से नीचे जो भी लोग हैं उनमें लिखने की प्रवृत्ति, यानी कि वो लिखना शुरू करे, बुक वगैरह लिखे, पढ़े। ठीक है, तो इस टाइप का जो है प्रवृत्ति शुरू हो, लोग बुक के प्रति आकर्षित हो, लेखन कौशल में विकास हो, इसके लिए ये युवा योजना शुरू किया गया था। ठीक है, 11 मार्च को इस बार का जो आयोजन था, 11 मार्च को जो है तीसरा संस्करण लॉन्च कर दिया गया। इसमें कई तरह के कंपटीशन वगैरह भी इसमें आयोजित किए जाते हैं, साथ ही स्कॉलरशिप वगैरह का भी है सरकार की तरफ से। अगर आप अच्छा हैं साहित्य के क्षेत्र में या कुछ भी लिखते हैं, कोई भी पुस्तक वगैरह लिखते हैं, तो आपको जरूर, यदि आपकी उम्र 30 वर्ष से नीचे है तो आपको इसमें पार्टिसिपेट करना ही चाहिए। ये एक भारत श्रेष्ठ भारत के दृष्टिकोण से जो है अनुरूप है और भारत का जो एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, ज्ञान है, उसको जो है एक अच्छे फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो है ये मुहिम चलाई गई है। और साथ में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020, जो एनईपी बनाया गया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसको भी जो है उसके अनुरूप भी जो है ये युवा 3.0 काम करता है। ठीक है, तो मेनली क्या है, मेन पर्पस इसका एक ही है, युवा में, युवा मतलब जिसकी उम्र 30 वर्ष से नीचे है, उनमें पढ़ने लिखने की प्रवृत्ति को डेवलप करना, बुक के प्रति वो लोग आकर्षित हो, बुक पढ़े, बुक लिखे, ज्यादा से ज्यादा साहित्य में रुचि ले। भारत का जो एक ट्रेडिशन रहा, एक सांस्कृतिक विरासत रही है, वो हम जानते हैं कि वेद पुराण, जो उपनिषद, बहुत सारे जो है लिटरेचर भारत में रचे गए हैं और हम लोग गौरवान्वित हैं इस चीज को लेकर के कि एक लंबी विरासत रही है। जब दुनिया बोलना नहीं जानती थी, लिखना नहीं जानती थी, उस समय हमारे यहाँ पे वेद रचे जा चुके थे और ये कोई आज के टाइम में डिबेटेबल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसके कई सारे एविडेंस मिल चुके हैं। आप प्राचीन मंदिरों को जाकर के देख लीजिए, जहाँ पे आपको ग्रह नक्षत्र का पिक्चर्स वगैरह दिखाई देगा, वो 4000 साल पहले के मंदिर में। अब टेलीस्कोप वगैरह है उसका आविष्कार इधर हुआ है, लेकिन ये चीजें यानी कि कितने सौरमंडल में कितने ग्रह वगैरह उनकी फोटो पहले से है। तो कहीं ना कहीं ये इस चीज को इंगित करता है कि भारत की जो विरासत है वो काफी सुदृढ़ है, सांस्कृतिक विरासत जो है एक मजबूत आधार स्तंभ है और उसी के क्षेत्र में जो है आज के युवा कहीं ना कहीं उस रास्ते से भटकते जा रहे हैं। इसलिए उनमें ये कल्चर डेवलप करने के लिए ये योजना शुरू किया गया है। ठीक है, अभी वर्तमान में जो शिक्षा मंत्री हैं वो कौन है? तो ये है धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जी जो है अभी एजुकेशन मिनिस्टर है। ठीक है, एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान। चलिए दूसरा न्यूज देखते हैं। दूसरा न्यूज है वेब्स समिट 2025। ठीक है, वेब्स समिट 2025। तो वेब्स क्या होता है? वर्ल्ड ऑडियो विजुअल्स जो है एंड एंटरटेनमेंट समिट। ठीक है, यानी कि विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन, ये इसका फुल फॉर्म होता है वेब्स का। इसका जो पहला समिट है वो तय किया गया है कि ये मुंबई में होगा। ठीक है, मुंबई में इसका आयोजन किया जाने वाला है। तो आपसे कई बार ये पूछा जाएगा कि वेब्स समिट भारत में किस स्थान पे होने वाला है, भारत का कौन सा शहर पहली बार वेब्स समिट का आयोजन करेगा? तो ये है 2 मई 2025 को मुंबई में होने वाला है। ठीक है,
5 मई को इसका कंक्लूजन होगा, इस पे जो भी गाइडलाइंस है, इंटरनेशनल गाइडलाइंस रिलीज किए जाएंगे। क्योंकि आज के टाइम में देखते हैं कि यूट्यूब्स वगैरह और भी कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है जहां क्रिएटर्स लोग अच्छे अच्छे कंटेंट्स तैयार करते हैं और डायरेक्टली कस्टमर को रीच कर रहे हैं। तो इसी क्षेत्र में आज पहले के ज़माने में जो सिनेमा हॉल तक एंटरटेनमेंट था वो अब बाहर निकल चुका है, वो आपके मोबाइल फ़ोन तक भी बन चुका है। आप अच्छे से अच्छे जो सीरियल्स है, पिक्चर्स है, फिल्म है, वो आप मोबाइल पे आराम से देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है ये जो समिट है, ये जो ऑडियो विजुअल का विजुअलाइजेशन है वो एजुकेशन से लेकर के हर फील्ड तक जा चुका है। और इसी के मद्देनजर, क्योंकि कहीं पे अगर कोई गाइडलाइंस नहीं होगा तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे। जैसे हम लोगों ने अभी रिसेंटली एक शो देखा था, समय रैना का जो है शो पे काफ़ी वाद विवाद हुआ था, और ऐसे न जाने कितने शो आज के टाइम में चल रहे हैं। तो जब तक गाइडलाइंस नहीं जारी होंगे, जब तक एक दिशा निर्देश नहीं जारी होगा, जब तक नियम कानून क्रिया नहीं किए जाएंगे, तो लोगों को अच्छे कंटेंट्स के साथ साथ बुरे कंटेंट्स का भी सामना करना पड़ेगा। और पता नहीं कब उनकी वो आदत बन जाएगी वो कंटेंट्स को, वो डिवाइड नहीं कर सकते उस चीज़ को। ठीक है, तो इसी के मद्देनजर वेब समिट जो होने वाला है उसमें कुछ गाइडलाइंस जारी किए जाएंगे, लेकिन भारत सरकार की तरफ से जो है इससे भी बेहतर कदम उठाया गया है। जैसे भारत सरकार के तरफ से जो भी कंटेंट्स वगैरह तैयार करते हैं, जो भी बौद्धिक संपदा तैयार करते हैं, जो भी तकनीकी इनोवेशन की स्थिति में है, जिसमें आपका प्रसारण आ जाता है यानी टेलीकास्ट आ जाता है, प्रिंट मीडिया आ जाता है, टेलीविजन, रेडियो, फिल्म, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग, कॉमिक्स, ध्वनि, संगीत, विज्ञापन, इन सब चीज़ों से संबंधित जो काम कर रहे हैं, जो लोग भी एआई वगैरह का यूज करते हैं, विजुअल्स जो भी है, जिसको विजुअल्स ये कहते हैं, विजुअल इफेक्ट कहते हैं, ठीक है, उन वीआर वगैरह का यूज कर रहे हैं। तो इन सब को लेकर के जो सरकार है उन्होंने एक 1 बिलियन फंड जो है देने की घोषणा की है कि उन अच्छे जो कंटेंट्स क्रिएट करते हैं उनमें वो फंड डिस्ट्रीब्यूट किए जा सकेंगे, ताकि वो अच्छे से अच्छे कंटेंट्स बना सके और इंटरनेशनल ऑडियंस तक उनका कंटेंट पहुंच सके। ठीक है, तो आपको 2 चीज याद रखना है। वेब समिट कहाँ पे होने वाला है, तो मुंबई में होगा। और अभी इसी को लेकर के जो है दिल्ली में एक आयोजन हुआ था सुषमा स्वराज भवन में, वहां पे इस चीज की घोषणा की गई कि 1 बिलियन फंड जो है हम जो अच्छे कंटेंट्स क्रिएटर हैं उनको प्रोवाइड करेंगे, ताकि वो अपने फील्ड में और बेहतर कर सके और अच्छे कंटेंट्स को तैयार कर सके। हम लोगों ने पिछले साल देखा था कि जो बेस्ट कंटेंट क्रिएटर अवार्ड दिया गया था और खुद प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया था, और देश के जितने भी जाने माने अच्छे कंटेंट्स क्रिएटर हैं सबको अवार्ड दिया गया था। ठीक है, चलिए तीसरा न्यूज देखते हैं। इंडिया फर्स्ट एवर ऑक्शन ऑफ एक्सप्लोरेशन लाइसेंस। ठीक है, पहली बार जो है जो माइनिंग का एक्सप्लोरेशन लाइसेंस दिया गया। तो माइनिंग तो पहले भी होती थी, इसमें क्या है पहली बार, तो पहली बार क्रिटिकल मिनरल्स के लिए जो है ये लाइसेंस दिया गया है। अब क्रिटिकल मिनरल्स क्या होता है, तो क्रिटिकल मिनरल्स के श्रेणी में आते हैं जिंक आ जाता है, कॉपर आ जाता है, डायमंड वगैरह भी जो है क्रिटिकल मिनरल्स की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, डायमंड्स, हीरा वगैरह जो है क्रिटिकल मिनरल्स की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो इसी सब को लेकर के गोवा में ये मीटिंग हुई, गोवा में इस तरह ये लाइसेंस का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया प्राइवेट कंपनी को। ठीक है, जिसमें 13 ब्लॉक के लिए ऑक्शन किया गया कि कौन सी कंपनी जो है एक्सट्रैक्ट करेगी, एक्सप्लोर करेगी, यानी कि खनन का काम करेगी और उससे जो भी क्रिटिकल मिनरल्स है वो निकालेगी। ठीक है, भारत का जो मेन पर्पस है ये प्राइवेट कंपनीज को क्रिटिकल मिनरल्स का लाइसेंस देने का जो मेन पर्पस है, भारत क्या करना चाहता है, निजी क्षेत्र की भागीदारी से आयात निर्भरता को कम करना चाहता है और खनिज आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ना चाहता है। कि हम हमारे देश में जो है हमारा एक विशाल भूखंड है और इस देश के जमीन के नीचे कई सारे मिनरल्स जो है भरे पड़े हैं। तो समय है, जरूरत है कि उन खनिजों को किस तरह से निकाला जाए, किस तरह से एक्सट्रैक्ट किया जाए, उसका शुद्धिकरण हो। ठीक है, तो हम लोग को वो खनिज जो है विदेशों से ना मंगवाना पड़े, हम उस मामले में भी आत्मनिर्भर बने। इस कारण से प्राइवेट कंपनी के निजी क्षेत्र की भागीदारिता से जो है ये चीज संभव है। ठीक है, इस कारण से जो है प्राइवेट कंपनीज को क्रिटिकल मिनरल्स का लाइसेंस दिया गया है। ठीक है, वर्तमान में जो खनन मंत्री है, ठीक है, खनन मंत्री इसको कहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, जिनके पास है वो कौन है, जी किशन
रेड्डी। ठीक है, क्या है ये? खनन मंत्री है। ठीक है, खनन मंत्री, याद रखिएगा इसको, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस जो है इनके पास है। ठीक है, और जो जैसा कि मैंने अभी बताया, जो क्रिटिकल मिनरल्स है, जिसको दुर्लभ खनिज भी कहते हैं, दुर्लभ खनिज में क्या सब आ जाएगा? तो जस्ता, हीरा, तांबा, प्लेटिनियम। ठीक है, ये सभी चीजें जो है क्रिटिकल मिनरल्स के श्रेणी में आ जाते हैं। ठीक है, अभी एक रिसेंट चेंज भी हुआ है 2023 में, जो खनन का जो नियम है, ठीक है, उसमें चेंजेज हुआ है, और उसी चेंजेज के आलोक में गोवा में जो है लाइसेंस का ऑक्शन किया गया, डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। ऑक्शन में जनरली वही होता है कि जो कंपनी जितनी ज़्यादा बोली लगाती है कि हम जो है इतना पैसा दे सकते हैं इस लाइसेंस के बदले में, तो उसको वो ऑक्शन प्रोवाइड किया जाता है। वो अपना खर्च बताए थे कि इतना खर्च लगेगा हमको। ठीक है, तो वही बिड होता है, ऑक्शन होता है, और उन कंपनीज को जो है लाइसेंस दे दिया गया। चलिए, अगला न्यूज है, बेंगलोर वाटर एंड सेवरेज बोर्ड को BIS सर्टिफिकेट मिल गया है। BIS, ठीक है, आप इलेक्ट्रिकल का कोई भी अच्छा सामान खरीदे, आप कोई भी गुणवत्ता पूर्वक सामान खरीदिएगा, उस पर देखिएगा BIS का सर्टिफिकेट होता है। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड इसको बोलते हैं, जो एकदम प्रमाणित हो जाता है। जैसे ISO एक सर्टिफिकेशन है, तो ISO का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, जो भी चीजें हैं जो इंटरनेशनल गुणवत्ता के हिसाब से सही है, उसको ISO सर्टिफिकेशन मिलता है, और जो इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से सही है उसको BIS सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो अब इस न्यूज में क्या है, तो हर जगह का, हर शहर का एक वाटर बोर्ड होता है। ठीक है, जो पानी की आपूर्ति, साफ सफाई, नाले वगैरह की साफ सफाई, इस सब की व्यवस्था करता है। तो बेंगलोर का जो वाटर एंड सेवरेज बोर्ड है, उसको ये गुणवत्ता का सर्टिफिकेट मिल गया है, क्वालिटी का सर्टिफिकेट मिल गया है, BIS का। तो भारत का पहला जल बोर्ड है जिसको BIS का सर्टिफिकेट मिला है। ठीक है, इसको क्यों मिला है BIS का सर्टिफिकेट? तो मेन है कि पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। ठीक है, घरों तक जो है पाइप ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी का सप्लाई जो है अच्छे तरीके से किया गया, सप्लाई मैनेजमेंट उसका ठीक था। ठीक है, और पानी की गुणवत्ता भी जो है एकदम सही थी, इस कारण से इसको BIS का सर्टिफिकेट दिया गया है। ठीक है, तो अभी जानते हैं कि पानी का जो है, गर्मी आते हैं, पानी का बहुत सारे जगहों पे जो है, भारत में कई सारे जगहों पे, और खासकर उत्तर भारत में जो है पानी का किल्लत चरम पे पहुंच जाता है। तो ऐसे में जो है इस तरह का जो मैनेजमेंट सिस्टम है, पूरे देश को इस मैनेजमेंट सिस्टम से सीख लेनी चाहिए। और वहाँ जो भी ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई है, हालांकि जो वर्तमान सरकार के द्वारा भी, केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, दोनों के द्वारा जो है 100% ड्रिंकिंग वाटर को पहुंचाने का काम जारी है, और निकट भविष्य में यानी कि 2030 से पहले हम लोग ये चीज अचीव कर लेंगे। ठीक है, तो BIS प्रमाणन जो सर्टिफिकेट दिया गया है, उसमें क्या सब शामिल है? तो पीने का पानी, उपचार, मतलब उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाता है, उसका भंडारण, स्टोरेज कैसे किया करना है, पंपिंग कैसे करना है, पाइपलाइन नेटवर्क कैसे बिछाना है, और उस सब का मेंटेनेंस कैसे करना है। साथ ही जो लोग उसका उपयोग कर रहे हैं, उसका जो खर्च वगैरह है उसको कैसे मैनेज करना है, उनका कैसे मीटरिंग की व्यवस्था होगी, बहुत सारी चीजें आती हैं। और ओवरऑल देखा जाए तो बेंगलोर का जो जल बोर्ड है इसमें काफी बेहतर है, इसलिए इसको क्या मिल गया है? BIS सर्टिफिकेट मिल गया, BIS सर्टिफिकेट इसको मिल गया है। तो याद रखिएगा, भारत के किस जल बोर्ड को BIS सर्टिफिकेट मिला है? तो बेंगलोर के वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को BIS सर्टिफिकेट प्रदान कर दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। बेंगलोर, जिसको सिलिकॉन सिटी, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, जानते ही हैं, कई सारी बड़ी बड़ी IT कंपनियां जो है बेंगलोर में है। ठीक है, चलिए पांचवा न्यूज है, मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट 2025। ठीक है, मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट 2025। ठीक है, ये क्या है? तो ये ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज है। ठीक है, क्या है ये? ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज है। नेवल एक्सरसाइज का मतलब होता है समुद्री अभियान है, ये समुद्री एक्सरसाइज है। समुद्र में लोग जो है, जो भी मित्र देश रहते हैं, वो 2-3 देश मिलकर के नेवल एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज का मतलब एक दूसरे की कला का प्रदर्शन करते हैं, एक दूसरे को सिखाते हैं कि यदि समुद्र में कोई हमला होता है किसी इनेमी के द्वारा, तो हम लोग किस तरह से उसको टैकल करेंगे, किस तरह से लड़ाई करेंगे। तो अपने अपने युद्ध कला का प्रदर्शन किया जाता है। ठीक है, तो प्रदर्शन दो कारणों से होता है। पहला, अपने दोस्त को दिखाने के लिए, और दुश्मन को भी दिखाने के लिए कि हमारे पास ये टेक्नोलॉजी है और हम इस तरह से सामना कर सकते हैं।
इस जो मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट 2025 है, इसके बारे में याद रखिएगा, भारत इसमें शामिल नहीं है। ये किसका था? तो चाइना, ईरान और रसिया का था। ठीक है, चाइना, ईरान और रसिया का था। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि भारत के बगल में हो रहा है, तो हम लोग को ये जानना जरूरी है। और दूसरा, हमारा मित्र देश रसिया भी जो है इसमें सम्मिलित है, इसलिए भी जानना इसको जरूरी है। तो मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट 2025 चाइना, ईरान और रसिया का जो है नेवल एक्सरसाइज था। ठीक है, कहां पे आयोजित किया गया है? गल्फ ऑफ ओमान में, गल्फ ऑफ ओमान। आगे हम लोग मैप देखेंगे। स्ट्रेट ऑफ हरमुज है। ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हरमुज है। स्ट्रेट एक जल संधि होती है, छोटी सा मतलब एक रास्ता की तरह कह सकते हैं। तो स्ट्रेट ऑफ हरमुज है, वहीं पे जो है ये उसके नजदीक में गल्फ ऑफ ओमान में जो ये किया गया है। ठीक है, तो गल्फ ऑफ ओमान है कहां पे? वेस्टर्न एक्सटेंशन है किसका? अरेबियन सी का। ठीक है, जो किसको कनेक्ट करता है? स्ट्रेट ऑफ हरमुज और पर्शियन गल्फ को कनेक्ट करता है। ठीक है, चलिए मैप देखते हैं इसका, कहां पे है ये रहा गल्फ ऑफ ओमान। ठीक है, ये देख सकते हैं, ये अरेबियन सी है, अरेबियन सी है, और ये गल्फ ऑफ ओमान है। ठीक है, चलिए छठा न्यूज है, 6 नए जगह को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में जोड़ दिया गया है। ठीक है, किस में जोड़ दिया गया है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में जोड़ दिया गया। तो पहले तो आप जानते होंगे यूनेस्को के बारे में, यूनेस्को होता क्या है? ठीक है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। पूरे दुनिया में जितनी भी शिक्षा से संबंधित चीजें हैं, सांस्कृतिक चीजें हैं और साइंस से रिलेटेड चीजें हैं, उन सभी जगहों के देखभाल करने का एक तरह से अधिकार जो है यूनेस्को को प्राप्त है। ठीक है, यूनाइटेड जो भी यूनाइटेड एजेंसी है, यूनाइटेड ये नेशन है, उसकी स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। ठीक है, अब किसी चीज को अगर ये हेरिटेज जगह घोषित कर दे तो उससे होता है क्या? तो पूरी दुनिया के नजर में ये चीज आ जाती है कि जैसे मान लेते हैं कि ताजमहल वर्ल्ड हेरिटेज जो है साइट है, घोषित कर दिया, तो पूरी दुनिया के नज़र में ये चीज़ आ गया कि हाँ ठीक है, ताजमहल जो है एक अच्छा लोकेशन होगा, इसलिए यूनेस्को ने जो है इसको घोषित कर दिया गया है। अब वहाँ पे पहला टूरिज्म बढ़ेगा, लोग जाएंगे देखने के लिए। दूसरा, मान लेते हैं किसी अफगानिस्तान वगैरह में कोई भी चीज़ हेरिटेज जगह घोषित कर दिया गया, तो अगर कोई भी अटैक होता है अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में या किसी दूसरी जगह पे भी, तो ये ध्यान रखा जाता है कि वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे जो है प्रॉब्लम ना हो। ये उसकी एक नैतिक जिम्मेदारी होती है। वैसे कोई बाउंडेशन नहीं है, युद्ध का कोई नियम होता ही नहीं है, तो बाउंडेशन नहीं है, फिर भी एक नैतिक जिम्मेदारी होती है। और जिसका मोरल्स होता है, युद्ध करने के भी अपने नियम होते हैं। जैसे भारत तो नियमों का देश है, युद्ध के भी अपने नियम पहले हुआ करते थे। जो राजपूत वगैरह लड़ते थे कि सूर्यास्त हो गया उसके बाद युद्ध नहीं करना है, लेकिन जो लुटेरे आए थे उनका कोई नियम नहीं था। ठीक है, तो यही फर्क होता है। तो जिनका अपना मोरल्स होता है वो नैतिक जिम्मेदारी लेते हैं और उन जगह को नष्ट नहीं करते हैं। तो यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट पूरे दुनिया में घोषित किए जाते हैं कि ये जगह जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसका कारण ही बताया जाता है कि कल्चर दृष्टि से या साइंस की दृष्टि से या एजुकेशन की दृष्टि से जो है ये इंपॉर्टेंट है। उस जगह के रख रखाव मेंटेनेंस का काम जो है सरकार स्पेशल तौर पे करती है। ठीक है, तो वो सारी जगह भारत में अब जो है टोटल इन 6 जगह को मिला करके 62 ऐसी जगह हो गई है, 62, जो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में है। तो आपसे कभी पूछा जा सकता है कि भारत में टोटल कितनी जगह है जिसको यूनेस्को ने अपने वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया है? तो टोटल 62। ये 6 जगह अभी जो रिसेंटली जो जोड़ा गया है उसमें कौन सब है? तो गुप्ता टेम्पल, नॉर्थ इंडिया में गुप्ता टेम्पल है। कांगर वैली नेशनल पार्क है। मधुमेह मेगालिथिक मेहनीर है तेलंगाना में, उसको जारी किया गया है, शामिल किया गया है। 64 योगिनी मंदिर है, उसको जो है शामिल किया गया है। ठीक है, बुंदेल्स का जो है पैलेस का फोर्ट्रेस है। ठीक है, जो भी बचा हुआ है उन सब चीजों को जो है शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए 7वां न्यूज है इरडा ग्रांट्स अप्रूवल टू वैल्यूटिक्स इंडिया फर्स्ट एक्सक्लूसिव री इंश्योरर। ठीक है, तो 2 चीज इस न्यूज में जानना है। पहला तो इरडा क्या है और दूसरा री इंश्योरर क्या है। ठीक है, री इंश्योरर क्या है? तो पहले री इंश्योरर को जानते हैं। आप इंश्योरेंस जानती होंगे, बीमा।
ठीक है, जो LIC वगैरह कहते हैं कि LIC करवाने जा रहे हैं, यानी बीमा करवाने जा रहे हैं। जानते हैं इंश्योरेंस क्या होता है? री अगर लग गया, री का मतलब है कि दोबारा इंश्योरेंस करने वाले का इंश्योरेंस। ठीक है, यानी जो कंपनी इंश्योरेंस कर रही है, जैसे कोटक ICI का प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस है। ठीक है, अब ये ICI कंपनी मान लेते हैं किसी व्यक्ति का किया, उसके डेथ करने के बाद या उसके एक्सीडेंट के बाद जो है उसको पेमेंट कर रही है। लेकिन ICICI कंपनी अगर प्रॉब्लम्स में आ गई तो उसका इंश्योरेंस कौन लेगा? तो इस कारण से जो है जो कंपनी री इंश्योरेंस करती है, यानी कि इंश्योरेंस करने वाले कंपनी का इंश्योरेंस करती है, उस संस्था को कहते हैं री इंश्योरर। ठीक है, री इंश्योरर उसको बोलते हैं री इंश्योरेंस लाइसेंस, या इसको R2 लाइसेंस भी कहते हैं। R2 लाइसेंस का मतलब हो गया री इंश्योरर। ठीक है, इंश्योरेंस करने वाले का इंश्योरेंस। इरडा क्या है? तो इरडा जैसे भारत में जितना भी बैंक है, बैंक का एकमात्र रेगुलेटर, एकमात्र सर्वे सर्वा है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, जिस तरह से जितना भी शेयर मार्केट है उसका एक सर्वे सर्वा है सेबी। ठीक है, उसी तरह से भारत में जितनी भी कंपनियां इंश्योरेंस क्षेत्र में काम कर रही है उसका एक ही सर्वे सर्वा है, वो है इरडा। ठीक है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म होता है। तो इरडा संस्था भारत में जितनी कंपनी इंश्योरेंस वाली काम कर रही है उसका नियंत्रण करता है, उसको लाइसेंस किसको देना है, कोई अगर गलत करे तो उसका लाइसेंस रद्द करना है, मॉनिटर करना है, ये सारा काम जो है इरडा का है। ठीक है, तो भारत का जो बीमा विनियामक है उसने एक कंपनी को री इंश्योरेंस का लाइसेंस दिया है, वैल्यूएटिक्स री इंश्योरेंस। इस कंपनी का नाम है वैल्यूएटिक्स री इंश्योरेंस। ठीक है, और पहला प्राइवेट कंपनी है जिसको री इंश्योरेंस का लाइसेंस मिल गया है। ठीक है, समझ गए इस चीज को? ठीक है, इसका जो इरडा का फुल फॉर्म है भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण। ठीक है, इसको लाइसेंस प्रदान कर दिया है। ठीक है, पुनर्बीमा का, री इंश्योरेंस का। ठीक है, चलिए इरडा की बात करें। 1999 में फाउंडेशन हुआ था, इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद तेलंगाना में है। ठीक है, चलिए देवाशीष पांडे जो है मेन इसके जो है देवाशीष पांडा इसके जो है मेन चेयरमैन है। ठीक है, किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसको याद रखिएगा, कई बार जो एग्जाम है अब ये सब चीजें भी पूछी जाती है, जो ये डिपार्टमेंट या ये संस्था जो है किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। तो इरडा किस मंत्रालय के अंतर्गत है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत काम करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है इंडिया विल बी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाई 2028। 2028 तक भारत तीसरा सबसे बड़ा इकोनॉमी बन जाएगा। ठीक है, बन जाएगा। किसका रिपोर्ट है ये? मॉर्गन स्टैनले का, न्यूयॉर्क बेस्ड एक संस्था है। ठीक है, एक रिसर्च बेस्ड संस्था है, मॉर्गन स्टैनले इन्वेस्टमेंट है, और ये जो रेटिंग्स वगैरह प्रोवाइड करती है, क्रेडिट रेटिंग वगैरह क्या होता है ये सब जानते ही आप। तो मॉर्गन स्टैनले अमेरिका की एक कंपनी है और दिग्गज कंपनी है इस क्षेत्र में, और उसके रिपोर्ट्स का मतलब है अगर किसी देश के बारे में नेगेटिव बोल दे तो पूरा का पूरा अर्थव्यवस्था उसका चरमराने लगता है। लेकिन भारत के बारे में जो है अच्छी बात कही है, इंडिया विल बी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। 2028 तक भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अभी जो है भारत पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था है, पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था है। अब कुछ चीजों को हम लिंक करना चाहेंगे, जैसे आप लोग ने बहुत मार्केट में बहुत सारे बातों को सुना होगा, भारत में बेरोजगारी बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। 20 तरह के जो है विरोधी पार्टियां, विपक्षी पार्टियां जो है झुंझुना बजाती है। तो उनका विरोध जो है, कभी भी राजनीति में पार्टी का विरोध किया जाता है, देश का विरोध नहीं किया जाता है। यदि आप देश के बारे में नेगेटिव बोल रहे हैं तो उससे दूसरे देशों को लाभ होता है, जो हमारे एनिमी कंट्रीज है उसको लाभ मिलता है, उससे जो है एक फियर माहौल बनता है। मान लेते जो इन्वेस्टमेंट कंपनी यहाँ आने वाली है, जो कंपनी यहाँ आएगी, लगाएगी, यहाँ के लोगों को रोजगार देगी, इन्वेस्टमेंट करेगी, वो कंपनी सोचेगी इनकी अपनी पार्टियां तो अगेंस्ट में बोल रही है, भारत में इस तरह का माहौल है। ठीक है, तो उन सबको ये चीज सोचना चाहिए, और जो भोले भाले जो युवक है, जो स्टूडेंट्स है, उनके बात में आ जाते हैं, वो इस चीज को समझना चाहिए। 2014 में जब भारत 11वीं अर्थव्यवस्था थी, आज के टाइम में जो है 5वीं है, और 2028 तक तीसरी बनने जा रही है। तो जब
कोई देश इतनी तेज गति से प्रगति कर रहा है और पूरे दुनिया को तो प्रधानमंत्री जी ने हैक नहीं कर लिया होगा, काम तो चल ही रहा होगा। और इसका जो मेन रीजन है 2028 तक हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे, उसका जो मेन रीजन है वो है भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर। क्योंकि आपने देखा होगा पिछले 10-12 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर में अवसंरचना यानी कि रोड, पुल्स, रेलवे, इन सब में कितनी तेज गति से इजाफा हुआ है। जो हॉस्पिटल्स बने हैं, कॉलेज बने हैं, स्कूल्स बने, काफी तेज गति से जो है विकास हुआ है। लेकिन उन सभी चीजों पे पर्दा डाल दिया गया है ताकि लोग को दिखाई ना दे काम। एक दो जो है वो हल्ला मचता रहता है और लोग उसी में जो है झुनझुना बजाते रहते हैं कि बस ये चीज हो रहा है। ठीक है, तो महंगाई, बेरोजगारी जो है, मैंने पहले भी कई बार अपने वीडियोज में, अपने क्लास में कहा है, महंगाई, बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा है जिसको दुनिया की कोई भी सरकार किसी भी कालखंड में खत्म नहीं कर सकती है। महंगाई, बेरोजगारी रूप बदल सकती है, हर समस्या रूप बदलती है। महंगाई, बेरोजगारी दूसरे फॉर्म में आपके सामने होगी, लेकिन आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, पिछले 70-75 सालों में कभी ये चीज खत्म नहीं हुई है, ना होने वाली है। ठीक है, तो इस कारण से ये बेबुनियाद बातें हैं और जो रिजल्ट है वो आपके सामने है। अगर मैं कहूं कि आपके घर की आमदनी जो है बढ़ चुकी है, आपके घर का जो इनकम है पिछले साल 5 लाख था और इस साल जो है 10 लाख हो गया, फिर भी आप कहिएगा नहीं, घर में गरीबी है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी है, तो ये तो सिर्फ मूर्खता होगी, क्योंकि सब कुछ रिजल्ट आपके सामने है। तो अगर देश तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है और 2047 तक जो हमारा लक्ष्य है, सरकार का लक्ष्य है कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, वो ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, वो पोटेंशियल को जानते हैं, इंडियन पोटेंशियल को जानते हैं, इंडियंस को जानते हैं और उसके बेस पे कहा जा रहा है। और पूरी दुनिया इस बात से डरी हुई है, पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि आने वाला समय, अब भारत का समय शुरू हो चुका है। तो मॉर्गन स्टैनली ने कहा है 2028 तक जर्मनी को पीछे छोड़ दिया जाएगा। तो अभी रिसेंट का जो ट्रेंड्स है वो देखते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था आज के टाइम में भी अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट्स है, यूनाइटेड स्टेट्स के बाद जो है चाइना आता है, चाइना के बाद जर्मनी है, जर्मनी के बाद जापान है और जापान के बाद भारत है, 5वीं अर्थव्यवस्था है। ठीक है, जीडीपी के मामले में। ठीक है, भारत जो है 2026 तक यानी कि नेक्स्ट ईयर जापान को क्रॉस कर लेगा। ठीक है, 2026 चौथी अर्थव्यवस्था बनेगा भारत और 2028 तक जर्मनी को क्रॉस करके भारत तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ठीक है, ये दो ट्रेंड्स दिए गए हैं। 2015 में क्या जीडीपी थी भारत की, आप देख सकते हैं 2.4 ट्रिलियन, 2.4 ट्रिलियन। और 2025 में कितनी जीडीपी है, 4.3 ट्रिलियन, डबल। आप समझ सकते हैं, इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि देश ने पिछले 10 साल में कितना काम किया है, इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अगले न्यूज की तरफ। इसरो सक्सेसफुली कंप्लीट्स स्पेसएक्स डी-डॉकिंग। ठीक है, तो इसरो के द्वारा जो है डी डॉकिंग एक्सपेरिमेंट सफलतापूर्वक कर लिया गया है। डी डॉकिंग क्या होता है? ठीक है, डी डॉकिंग, पहले डॉकिंग समझते हैं। डॉक का मतलब क्या होता है, किसी चीज से जोड़ना। ठीक है, किसी चीज से जुड़ जाना। जुड़ा कैसे, जैसे कल आपने न्यूज सुना होगा सुनीता विलियम्स वाला कि उनका जो कैप्सूल है वो अनडॉक हो चुका है। अनडॉक मतलब अलग हो चुका है, किससे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अलग हो चुका है। डॉक मतलब जुड़ना, अनडॉक मतलब टूटना, अलग होना। तो इसरो ने एक सैटेलाइट दिसंबर में लॉन्च किया था, एक मिशन लॉन्च किया था, इसका नाम था स्पेसएक्स, स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। क्योंकि भारत जो है अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की दिशा में कार्यरत है और निश्चित जो है आने वाले समय 2028 में अपना पहला बेस मॉड्यूल भेजने वाली है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जिस तरह से है उसका बहुत सारा मॉड्यूल्स होता है, उसी तरह पे भारत भी अपना बना रहा है। तो उसके भी कई सारे मॉड्यूल्स होंगे। मॉड्यूल्स मतलब पार्ट होंगे, अलग अलग पार्ट होंगे, 5 अलग अलग पार्ट्स होंगे। वो 5 पार्ट्स अलग अलग टाइमलाइन में जाएंगे अंतरिक्ष में और वहां जाकर के जुड़ेंगे। उसके लिए जो है इसरो को तैयारी करनी थी कि 2 सैटेलाइट किस तरह से जुड़ता है। तो इसरो ने दिसंबर में सैटेलाइट भेजा था, पहले उसको जोड़ करके चेक, दोनों सैटेलाइट को भेजा, अलग से दोनों रोटेट कर रहा है, उसके बाद दोनों सैटेलाइट जुड़ गए, डॉकिंग एक्सपेरिमेंट सफल रहा। और फिर जो है क्या हो गया,
यहीं से कमांड देकर के दोनों सैटेलाइट को अलग किया गया, अनडॉक हो गया और फिर जो है जोड़ा गया, डी डॉकिंग। ठीक है, तो ये तीसरी बार जो है डी डॉकिंग एक्सपेरिमेंट जो है इसरो का पूर्ण रूप से सफल रहा और इसका जो है सीधा सीधा लाभ मिलने वाला है भारत का जो भी नेक्स्ट मिशन है। भारत का नेक्स्ट मिशन क्या सब है, तो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च होने वाला है, उसमें काम आएगा। गगनयान मिशन ये लॉन्च होने वाला है, पहला जो है मून मिशन होगा, ह्यूमन मून मिशन होगा, व्यक्ति जाएंगे, एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे भारत के इस मिशन में, उसमें काम आएगा। इसके अलावा चंद्रयान 4 और 5 में भी ये काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये एक्सपेरिमेंट। तो डी डॉकिंग एक्सपेरिमेंट इसरो का पूर्ण रूप से सफल रहा है। ठीक है, चलिए कब लॉन्च किया गया था इस मिशन को, स्पेसएक्स मिशन 30 दिसंबर 2024 को इसको लॉन्च किया गया है और भारत आज के टाइम में चौथा देश है जिसके पास ये टेक्नोलॉजी है। किस देश के पास, यूनाइटेड स्टेट, रशिया और चाइना के बाद भारत के पास भारत चौथा देश बन गया है जिसके पास ये कैपेबिलिटी है कि स्पेस में 2 सैटेलाइट को जो है जोड़ सकता है, अलग कर सकता है, फिर से जोड़ सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, तो पूरी दुनिया में देखिए मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका हर क्षेत्र में यूज होता है, चाहे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह लीजिए। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी जो है मैथ का काम आता ही आता है। कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों में जो है मैथ का काम आता है, चाहे आप क्लाइमेट चेंज से संबंधित वर्क हो इसमें मैथ का काम आता है, स्पेस रिलेटेड काम हो इसमें मैथ का काम आता है। तो मैथ का जो है हर क्षेत्र में यूज होता है। ठीक है, तो उसी के याद में, उसी के मेमोरी में 14 मार्च को हर साल क्या मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स मनाया जाता है और इसी दिन इसको पाई डे भी कहा जाता है। पाई डे भी कहा जाता है, आप लोग मैथ पढ़े हैं, जानते हैं पाई क्या होता है, पाई का मान कितना होता है, 3.14 के बराबर होता है। ठीक है, तो इसको पाई डे भी कहा जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स। तो 14 तारीख को, 14 मार्च को ये हर साल जो है मनाया जाता है। आप याद रखिएगा इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स कब मनाया जाता है, 14 मार्च को, या पाई डे कब मनाया जाता है, 14 मार्च को। ठीक है, थीम क्या था इस बार का, मैथमेटिक्स, आर्ट एंड क्रिएटिविटी, ये थीम था। तो याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार थीम भी पूछ देता है। तो इंटरनेशनल मैथमेटिक्स यूनियन है, एक संस्था है जो पूरी दुनिया में जितने भी मैथमेटिशियन हैं उन पे उनको मॉनिटर करता है, उनको सपोर्ट करता है, उनको रिकॉग्नाइज करता है, उनको सम्मान देता है। तो उसी के जो प्रेसिडेंट है हिराको नाकाजिमा, 20 सितंबर 1920 में इसका गठन किया गया था इंटरनेशनल मैथमेटिक्स यूनियन का। ठीक है, IMU बोला जाता है, इंटरनेशनल मैथमेटिशियन यूनियन। ठीक है, और ये जो 14 मार्च को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स, ये IMU और प्लस यूनेस्को दोनों के द्वारा मिलकर के मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। ठीक, चलिए अगला देखते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स के बाद जो है आ जाता है इंटरनेशनल एक्शन डे फॉर रिवर्स। ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स। ठीक है, ये आ जाता है। ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स। ठीक है, मेन क्या है, तो देखिए जितनी भी सभ्यता है, जितनी भी मानव सभ्यता है, सब कहाँ पे पनपी है, सब ने कहाँ पे आश्रय लिया, तो नदी के किनारे। ठीक है, जहाँ नदी हुई उसी के आसपास जो है, चाहे आप गंगा का मैदान हो, ब्रह्मपुत्र का मैदान हो, चाहे वो नील नदी हो। ठीक है, तो हर नदी के पास जो है एक सभ्यता पनपी है, क्योंकि नदी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है मानव समाज के लिए, मानव समुदाय के लिए। इसलिए मानव समुदाय का ये काम है कि नदियों की सुरक्षा करे, प्रोटेक्ट करे। ठीक है, उसको सस्टेनेबल बनाए, उसके इकोसिस्टम को ठीक रखे। ठीक है, ये मानव का काम है। इसलिए हर साल 14 मार्च को क्या मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स, यानी कि रिवर के साफ सफाई, प्रोटेक्शन, इस सब के लिए जो है जागरूक करने के लिए ये चीज मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, थीम क्या था इस बार, आवर रिवर आवर फ्यूचर। ठीक है, आवर रिवर आवर फ्यूचर, हमारी नदी हमारा भविष्य। ठीक है, 14 मार्च को जो है ये मनाया जाता है। अगला है
वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे, ठीक है, हर साल 15 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, आपने कई बार सुना होगा कंज्यूमर फोरम में चले जाएंगे, गलत सामान दे गया को, या दुकानदार बदमाशी करे तो कंज्यूमर फोरम में चले जाएंगे। यानी जितने भी उपभोक्ता हैं, कंज्यूमर है, सबके अपने अपने अधिकार है। कोई पैसा खर्च करके अगर 5 रुपया का भी सामान लेता है तो उस उपभोक्ता का ये अधिकार है कि वो उसको अच्छा सामान मिले, उसको एक्सपायर्ड सामान ना मिले, उसको नुकसान करने वाला सामान ना मिले। ठीक है, वही कंज्यूमर राइट्स है। तो पूरे दुनिया में जो कंज्यूमर राइट्स है उसके लिए, उसको पे प्रति जागरूक करने के लिए 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे मनाया जाता है। ठीक है, अमेरिका के एक बड़े जो लीडर हुए जॉन एफ कैनेडी, ठीक है, इन्होंने जो है मांग उठाई, कंज्यूमर राइट्स की बात की, और इसी चीज ने उसे सबसे बड़ा लोकप्रिय नेता बना दिया कंज्यूमर राइट्स की बात करके। इस बार का जो थीम था वो था ए जस्ट ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल। ठीक है, 2025 का जो वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे का थीम था ए जस्ट ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं जो किस तरह से प्रश्न आते हैं। पीएम द्वारा हाल ही में शुरू किए गए पीएम युवा कार्यक्रम का ये कौन सा संस्करण था? तो आप जानते हैं कौन सा संस्करण था, तो तीसरा संस्करण था, 3.0 था। ठीक है, क्यों है ये युवा कार्यक्रम? तो बुक्स के प्रति लोगों में लगाव पैदा करने के लिए, लिखने में, पढ़ने में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में वेब्स वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट 2025 का आयोजन कहां होने वाला है? ठीक है, तो ये होगा कहां पे? महाराष्ट्र में। ठीक है, कहां पे है? महाराष्ट्र में जो है ये आयोजन किया जाने वाला है। आप जानते हैं कि वेब समिट में अभी 1 बिलियन फंड की घोषणा की गई, जो भी अच्छे कंटेंट्स क्रिएटर हैं उनको ये प्रोवाइड किए जाएंगे। वर्तमान में जी किशन रेड्डी कौन से मंत्री हैं? तो ये खनन मंत्री, अभी मैंने बताया था माइनिंग मिनिस्टर हैं। ठीक है, इनका जो अभी न्यूज में क्यों है? क्योंकि पहली बार क्रिटिकल मिनरल्स के लिए प्राइवेट कंपनीज को जो है लाइसेंस का ऑक्शन किया गया गोवा में। नेक्स्ट है, भारत का पहला जल बोर्ड कौन सा है जिसे BIS सर्टिफिकेट प्रदान किया गया? BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का सर्टिफिकेट किसको प्रदान किया गया है? तो बेंगलोर जल बोर्ड, बेंगलोर वाटर बोर्ड एंड सीवरेज सिस्टम को जो है ये प्रदान किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट 2025 संयुक्त नौसेना अभ्यास में ईरान रूस के साथ और कौन सा देश शामिल था? तो ईरान रूस के साथ और कौन सा देश शामिल था? तो भारत था ही नहीं, तो कौन सा था? चाइना था इसमें शामिल। ठीक है, चाइना था। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के 6 स्थानों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट टेंटेटिव लिस्ट में शामिल करने के बाद भारत में इसकी संख्या कितनी हो गई है? तो भारत में इसकी संख्या कितनी हो गई है? तो अब जो है 62 संख्या हो गई है इसकी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एड्डा ने किस प्राइवेट संस्था को पहली बार री इंश्योरेंस का लाइसेंस प्रदान किया? री इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है? जो इंश्योरेंस करने वाले का इंश्योरेंस करे, तो ये है वैल्यूटिक्स री इंश्योरेंस, इसको जो है ये लाइसेंस मिल गया है। ठीक है, चलिए मॉर्गन स्टैनली ने किस वर्ष तक भारत के तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की घोषणा की है? तो यह है 2028 तक जो है तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की घोषणा की है मॉर्गन स्टैनली, जो अमेरिका की न्यूयॉर्क बेस्ड कंपनी है। स्पेस डॉकिंग में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत अब चौथा देश बन गया है जिसके पास ये कैपेबिलिटी है। अमेरिका, रसिया, चाइना के बाद भारत जो है चौथा देश बन गया जिसके पास ये क्षमता है कि वो ये कर सके। इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिशियन किस तारीख को मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिशियन जो है हर साल 14 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है? 14 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर 2025 का थीम क्या है? ठीक है, तो आवर रिवर आवर फ्यूचर, हमारी नदी हमारा भविष्य। ठीक है, इसका जो है थीम था। नेक्स्ट है, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 15 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, 15 मार्च को जो है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे मनाया जाता है। नेक्स्ट, वर्तमान में यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। एड्रो एजोले जो है इसके अभी डीजी। ठीक है, डायरेक्टर जनरल कौन है? डायरेक्टर जनरल है एड्रे एजोले। ठीक है, पेरिस फ्रांस में जो है इसका हेडक्वार्टर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, वर्तमान में कंज्यूमर इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कंज्यूमर इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे? लंदन में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
भारत की बीमा कंपनियों की नियामक संस्था कौन सी है? तो जितने भी इंश्योरेंस कंपनी है, जैसा कि मैंने बताया कि उसकी नियामक संस्था कौन सी है, इरडा। ठीक है, 1999 में इसका गठन हुआ, तेलंगाना में इसका हेडक्वार्टर है, और देवाशीष पांडा जो है इसके अभी मेन सर्वेसर्वा हैं, यानी कि चेयरमैन है। ठीक है, चेयरमैन है। ठीक है, चलिए, तो इसका पीडीएफ जो है आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, या इसका एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहां भी आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो डेली करंट अफेयर्स जो है इसी तरह से आपको मिलता रहेगा। इसके लिए आप एप्लीकेशन निश्चित रूप से डाउनलोड करें, जहां इसके साथ साथ और भी कई सारे जो है फ्री वीडियोज आपको उपलब्ध होगी। नेक्स्ट करंट अफेयर्स के वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।